हेलो एवरीवन। होप आप लोग की तैयारी एकदम बढ़िया चल रही होगी। इस वीडियो में हम लोग टोटल मैराथन ले रहे हैं अपने सिक्स पोर्शन का। सबसे पहली बात तो ये जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मुझे नहीं पता है कि इस वीडियो की लेंथ क्या होने वाली है, और आपको भी नहीं देखना है कि इस वीडियो की लेंथ क्या होने वाली है, क्योंकि ये जो लेक्चर होने वाला है मैं कोई क्लिकबेट नहीं कर रहा हूँ। मैंने प्रिसाइजली पूरे सिलेबस को रीड आउट करके ये फाइंड आउट किया कि क्या क्वेश्चंस बन रहे हैं, क्वेश्चंस किस टॉपिक से आ रहे हैं, आपके सिलेबस में कौन से टॉपिक्स दिए हुए हैं। मैंने सभी चीज़ों को ध्यान से देखकर इस नोट्स को तैयार किया है। अगर आप ये पूरा का पूरा नोट्स सही से पढ़ते हैं, सही से समझते हैं, तो सबसे पहली बात कि आपका जो सिविक्स पोर्शन आने वाला है पेपर में वो कहीं नहीं जाएगा। आप जब पेपर देखोगे तो आपको यही लगेगा कि सारी चीज़ें आप जानते हैं। तो बस आपको मेरे साथ आखिरी तक बने रहना है और समझना है पूरे के पूरे चैप्टर को। ठीक है, तो पहले शुरू करते हैं यूनियन लेजिस्लेचर से। तो पहले समझ लो फेडरल सेटअप इन इंडिया, क्योंकि इससे कई बार 2 मार्क्स क्वेश्चन पूछ लेता है कि डिफाइन फेडरल सेटअप वगैरह कुछ करके ऐसे ही। तो पहली बात तो ये समझ लो कि इंडिया के पास जो है फेडरल सिस्टम है। इंडिया के पास फेडरल सिस्टम है, जिसका मतलब होता है कि हमारे यहाँ जो पावर है, जो हमारे यहाँ ताकत है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में डिवाइड है। सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब पीएम, स्टेट गवर्नमेंट का मतलब सीएम, चीफ मिनिस्टर। दोनों में देखो पावर डिवाइड्स हैं। इसका मतलब इंडिया के पास कैसा सिस्टम है? फेडरल सिस्टम है। लेकिन एक चीज़ यहाँ और समझने वाली बात है कि इंडिया इज़ अ क्वाजी फेडरल कंट्री। इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया के जो पावर शेयरिंग का जो फीचर है वो दोनों दिखाता है, फेडरल भी दिखाता है, यूनिटरी भी दिखाता है। देखो, परेशान नहीं होना है कि क्या क्या कठिन वर्ड आ रहे हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया एक फेडरल सिस्टम तो है, यानी पावर डिवाइड तो है स्टेट और सेंट्रल में। लेकिन यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि सेंटर और स्टेट में पावर डिवाइड होने के बावजूद भी इंडिया एक यूनिटरी सिस्टम फॉलो करता है। यूनिटरी सिस्टम का मतलब ये हुआ कि कहने के लिए तो स्टेट और सेंट्रल में पावर डिवाइड हो गई है, लेकिन सेंटर के पास ज़्यादा पावर है, और देखा जाए तो लगभग लगभग सारी पावर है। तो इंडिया कहने के लिए तो फेडरल है, लेकिन है असली में सेंट्रल। कैसे? आइए समझते हैं। देखो, पावर्स का मतलब ये हुआ कि जो हमारी पार्लियामेंट होती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जहाँ काम करती है, वहाँ पर जो है डिफेंस की पावर, बैंकिंग की पावर, करेंसी की पावर, फॉरेन अफेयर्स की पावर, कम्युनिकेशन की पावर, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स पे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बना सकती है। स्टेट गवर्नमेंट जो है रूल बना सकती है पुलिस पे, ट्रेड पे, एग्रीकल्चर पे, इरिगेशन पे। ठीक है, यानी इन सभी सब्जेक्ट्स पे, इन सभी मैटर पे सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, स्टेट बना सकती है इन सभी मैटर्स पे। अब आया बीच में कॉन्करेंट लिस्ट, यानी कि जिसपे दोनों लोग रूल बना सकते हैं, जैसे एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड, मैरिज, एडॉप्शन। इन पे रूल जो है स्टेट भी बना सकता है, सेंट्रल भी बना सकता है। अब आई मेन स्टोरी। अगर मैं आपको बताऊं कि जो लिस्ट स्टेट की जो लिस्ट है इस पे भी रूल सेंट्रल बना सकता है, तो इसका मतलब बड़ा कौन हुआ? सेंट्रल। अब मैं ये बताऊं कि कॉन्करेंट में अगर सेंट्रल भी रूल, मान लो जैसे एजुकेशन है, एजुकेशन पे सेंट्रल ने भी रूल एक बनाया है और स्टेट ने भी एक रूल बनाया है, तो किसकी मानी जाएगी? सेंट्रल की मानी जाएगी। लो, यानी कि यूनियन लिस्ट तो इनके पास है ही है, सेंट्रल भी नहीं कहोगे, स्टेट भी ये बना सकते हैं। किन कंडीशन आ सकते हैं हम लोग आगे देखेंगे। तो हमको लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि इंडिया फेडरल तो है ही है, नाम के लिए तो पावर डिवाइड है कि देखो भाई स्टेट के पास भी पावर है, सेंट्रल के पास भी पावर है, लेकिन सही से देखा जाए तो यूनिटरी है, यानी कि सारी की सारी पावर सिर्फ यूनियन के पास है, ज़्यादा पावरफुल वही है। आगे बढ़ते हैं, चीज़ें धीरे धीरे और क्लियर होती जाएंगी। मैंने भी बताया यूनियन लिस्ट यानी वो सब्जेक्ट्स जिस पे सिर्फ कौन रूल बना सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट लिस्ट, स्टेट गवर्नमेंट। कॉन्करेंट लिस्ट, बोथ, दोनों लोग रूल बना सकते हैं। ठीक है, और जो हमारा यूनियन लेजिस्लेचर होता है, जो हमारा पार्लियामेंट होता है, वही रिस्पॉन्सिबल होता है पूरे देश के लिए जो है कानून बनाने के लिए। तो चलो, तो इस यूनियन लेजिस्लेचर का पहला देखते हैं। जो पहला अंग है उसको बोलते हैं लोकसभा। हम लोग अपने यहाँ से, अपने इलाके से एक एमपी चूज करते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अपने कॉन्स्टिट्यूंसी से हम लोग एमपी चूज करते हैं, और वो एमपी जाके, जो आपको हॉल दिख रहा है, इसी हॉल में जाके बैठते हैं और हमको वहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। अब जिस भी पार्टी के एमपी इस हॉल में ज़्यादा होंगे उसी पार्टी की सरकार बनेगी। तो ये एमपी कितने साल के लिए इलेक्ट होते हैं? लोकसभा में कितने साल के लिए इलेक्ट होते हैं? 5 साल के लिए, यानी 5 साल बाद इनका कार्यकाल खत्म, फिर से चुनाव होते हैं। ये कई बार जो है 5 साल ना कंप्लीट करके पहले भी डिजॉल्व कर लिए जाते हैं। कंडीशंस होती हैं, बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, लेकिन डिजॉल्व कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं, यानी 2 साल में, 3 साल में।
और इनको एडवाइस कौन करता है ऐसा करने के लिए? प्राइम मिनिस्टर। जब देश में नेशनल इमरजेंसी लगती है तो कई बार जो है ये 5 साल के बजाय ये 1 साल के लिए बढ़ा दिया जाता है, यानी कि ये हो जाता है टोटल 6 सालों के लिए, यानी कि एक बार में 1 साल बढ़ा दिया जाता है। मान लो अभी भी इमरजेंसी चली रही है तो फिर 1 साल और बढ़ा दिया जाएगा, ये हो जाएगा सेम। चलो इसका कंपोजिशन देख लेते हैं। मैक्सिमम यहाँ मैक्सिमम 552 नहीं, अभी 550 सीट्स हैं। 552 हुआ करती थी जब से दो एंग्लो इंडियन अब नहीं रहे, तो 550। तो मैक्सिमम इसमें कितनी सीट्स होती हैं? कंपोजिशन पूछेगा, ये जरूर पूछता है कंपोजिशन। तो कंपोजिशन 550 सीट्स होती हैं, जिसमें से 530 जो यहाँ के मेंबर होते हैं, जो यहाँ बैठते हैं, वो स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और आपके जो 20 मेंबर हैं वो यूनियन टेरेटरी को रिप्रेजेंट करते हैं। टोटल कितना हो गए? 550। क्वालिफिकेशन भी पूछ लेता है। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए आपको लोकसभा में बैठने के लिए? टू बिकम मेंबर ऑफ लोकसभा, एक आदमी को फर्स्ट पहली बात तो ये कि ये सिटीजन ऑफ इंडिया हो, 25 साल कम से कम उनकी उम्र हो, नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, किसी भी सरकार में काम ना करते रहें, और बी ऑफ साउंड माइंड, यानी दिमाग से जो है सही हो, और बैंकक्रप्ट ना हो, यानी उनको दिवालिया ना निकला हो। कोई भी आपसे 3 या 4 पूछेगा क्वालिफिकेशंस। पार्लियामेंट्री प्रोसीजर देखते हैं। तो पहली चीज़ सेशन। तो हमारे यहाँ टोटल कितने सेशंस होते हैं एक साल में? 3 सेशन होते हैं। पहला सेशन जो बोलते हैं उसको बजट सेशन बोलते हैं, ये फरवरी से लेकर मई तक चलता है। दूसरा मानसून, बारिश के समय होता है मानसून, जुलाई टू सितंबर चलता है। फिर विंटर सेशन है जो कि नवंबर से लेकर दिसंबर तक चलता है, ठीक है, ठंडी के समय। तो सेशन क्या होता है? मीटिंग होती है ये, ठीक है। हम लोग जो है साल में 3 बार मिलते हैं। और पार्लियामेंट और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसमें ये बोला जाता है कि कोई भी 2 मीटिंग के बीच में, मान लो पहली मीटिंग हुई ए, दूसरी मीटिंग हुई बी, किसी भी 2 मीटिंग के बीच में 6 महीने से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे होता नहीं क्योंकि हम लोग साल में 3 बार मिल रहे हैं। कोरम क्या होता है? द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड फॉर अ मीटिंग टू टेक प्लेस इन लोकसभा, इट इज़ 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर्स। देखो कोरम क्या होता है? ये मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स हैं जिनको चाहिए ताकि मीटिंग चालू हो सके। जैसे ये हाउस है, ये हाउस में मान लो हमारे पास टोटल 550 मेंबर हैं, और किसी एक दिन जो है सिर्फ 5 लोग आए रहे हैं, एक यहाँ एक यहाँ, एक यहाँ बैठे हैं, एक यहाँ बैठे हैं, और एक यहाँ बैठे हैं, 5 लोग आए हुए हैं। तो जो स्पीकर साहब होंगे उस दिन बोलेंगे कि भैया आज मीटिंग नहीं होगी, जॉब ले घर जाओ सब लोग। क्यों ऐसा बोल देंगे? क्योंकि एक चीज़ होता है कोरम। कोरम का मतलब ये होता है मिनिमम नंबर ऑफ पीपल जो प्रेजेंट रहें तभी लोकसभा की कार्रवाई हो सकती है। और मिनिमम नंबर ऑफ पीपल कितने हैं? 1/10, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि 10%। तो 550 का 10% कितना हुआ? 55। मतलब कि अगर प्रॉपर वर्क करना है तो कितने लोग प्रेजेंट हो? कम से कम 55 लोग। ये आपकी क्लास नहीं है कि अगर 2 बच्चे आए तो भी पढ़ाई चलेगी, नहीं। यहाँ पर नियम है कि कम से कम 1/10 बच्चे प्रेजेंट हों, 1/10 मेंबर्स प्रेजेंट हों, तभी जो है क्लास आगे बढ़ेगी, तभी उस दिन का सेशन होगा। नहीं तो उस दिन क्या हो जाएगी? छुट्टी हो जाएगी। क्वेश्चन ऐसे बनाएगा वो, डायरेक्ट बोलता है इस पर, डायरेक्ट कोरम पे डायरेक्ट क्वेश्चन बनाता है। या तो यही बना देगा कि एक सिचुएशन है और उस दिन जो है लोकसभा नहीं चला, तो सिचुएशन प्रोबेबली क्या हो सकता है, तो ऐसे दे देगा कंडीशन। कॉमन सेंस आपको यूज़ करना पड़ेगा। इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, जाहिर सी बात है। क्वेश्चन आवर क्या होता है? नाम से ही क्लियर है, ये किसी भी दिन की कार्रवाई का पहला घंटा होता है। शुरुआती एक घंटा होता है जब पार्लियामेंट में जो है जो इसके मेंबर्स होते हैं वो सवाल पूछते हैं किनसे? मिनिस्टर्स से। कौन सवाल पूछता है? लोकसभा के मेंबर्स, पार्लियामेंट मेंबर, राज्यसभा के मेंबर क्वेश्चंस पूछते हैं कि आपकी जो पॉलिसी थी काम नहीं कर रही है, आपने जो है किसी एक प्रोजेक्ट के लिए पिछले साल 1000 करोड़ रुपये लिया था, उस प्रोजेक्ट में कोई काम ही नहीं हुआ है, तो सवाल पूछा जाता है। ये शुरुआती पहले 1 घंटे में होता है। दूसरी चीज़ है एडजर्नमेंट। ये टेम्परेरी ब्रेक होता है और एंड ऑफ अ पार्लियामेंट सेशन बाय द स्पीकर। नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है? अगर लोकसभा के पास अपना कॉन्फिडेंस नहीं है तो ऐसे में जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होगा, और अगर ये पास होता है तो कई बार क्वेश्चन पूछता है क्या होता है, तो पूरी सरकार को रिजाइन कर देना पड़ता है। देखो मैंने अभी बताया कि एक किसी हाउस में किसकी सरकार होगी? उसकी सरकार होगी जिसके पास नंबर ऑफ एमपीज ज़्यादा हैं। तो मान लो जैसे भी बीजेपी की सरकार है, बेसिकली बीजेपी नहीं है, अभी एनडीए की सरकार है। नेक्स्ट सेशन में जो है कुछ लोग बोलेंगे हमको नो कॉन्फिडेंस मोशन चाहिए,
और नो कॉन्फिडेंस मोशन शुरू हो जाए अपने पार्लियामेंट में, और फिर जब काउंटिंग हो तो पता लगे कि बीजेपी के कई सारे मेंबर जो है और मतलब वो इनके साथ है ही नहीं, बोल दें कि सर हम इस पार्टी के साथ है नहीं, एनडीए के साथ हम, या फिर इस पार्टी में कुछ भी ऐसा हो जाए, कुछ भी हो सकता है नो कॉन्फिडेंस में। तो ऐसे में सरकार गिर जाएगी, क्योंकि सरकार बनी रहने के लिए आधे से ज़्यादा लोग चाहिए, और आधे से ज़्यादा लोग जो है बोल ही नहीं रहे हैं कि भैया हम एनडीए के साथ हैं, तो सरकार गिर गई। तो ऐसे में जब सरकार के पास सपोर्ट नहीं होगा तो सरकार को क्या कर देना पड़ेगा, रिज़ाइन कर देना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको प्रोसीजर वगैरह नहीं पूछेगा, बस इतना पूछेगा नो कॉन्फिडेंस मोशन जब होता है तो क्या होता है, तो वही है कि गवर्नमेंट रिज़ाइन कर देती है। स्पीकर ऑफ द लोकसभा, अब कहीं 550 लोग बैठे हैं तो इनको कोई कंट्रोल भी तो करेगा, तो इनको कंट्रोल करने के लिए होते हैं स्पीकर साहब। और ध्यान देना, स्पीकर साहब सिर्फ होते हैं लोकसभा में, राज्यसभा में होते हैं चेयरमैन साहब। अभी राज्यसभा हम लोग देखेंगे। तो स्पीकर ऑफ लोकसभा, द स्पीकर इज इलेक्टेड बाय द लोकसभा मेंबर। अब स्पीकर बनते कैसे हैं, अभी नहीं 550 लोगों में से एक आदमी बन जाएगा स्पीकर। कैसे बनेगा, जो है नॉर्मली वोटिंग हो जाएगी, आधे से ज़्यादा लोग जिसको बोल देंगे कि भैया ये आदमी स्पीकर बनेगा, स्पीकर बन जाता है। और मेजॉरिटी में स्पीकर बनेगा कौन, स्पीकर वही बनेगा जिस पार्टी की सरकार होगी, क्योंकि उन्हीं के पास आधे से ज़्यादा लोग हैं। अभी कौन है हमारा हाल में स्पीकर, कमेंट में आप लोग बताइएगा अभी लोकसभा की स्पीकर कौन है। द डिप्टी स्पीकर असिस्ट द स्पीकर, और एक डिप्टी स्पीकर होते हैं। डिप्टी का मतलब आप लोग जानते हैं, इनके सहायक होते हैं, इनके उप स्पीकर होते हैं। जब ये नहीं होते हैं तो इनकी नहीं रहने पे वो काम देखते हैं, इनको असिस्ट करते हैं। अब फंक्शन ऑफ द स्पीकर, फंक्शन ऑफ द स्पीकर इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है 4 नंबर में। तो मेंटेन ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, तो जैसे एक क्लास में होते हैं, क्लास का एक मॉनिटर होता है। मॉनिटर क्या करता है, क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन करता है, ऑर्डर मेंटेन करता है। तो पहला काम क्या हुआ कि हाउस में, हाउस का मतलब यहाँ क्या, लोकसभा, लोकसभा में ऑर्डर और डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं। अब यही डिसाइड करते हैं बिल्स को और डिबेट्स को। अगर ये चाहें, इनका तीसरा इनका क्या काम है, अगर ये चाहें देखें कि यार ये जो एमपी है ये थोड़ा सा गड़बड़ है, ये ज़्यादा शोर मचाता है, तो ऐसे में उस मेंबर को क्या कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं कुछ समय के लिए कि भैया देखो ऐसा करो, कल से आना मत तुम। चौथा, डिसाइड्स ऑन डिस्क्वालिफिकेशन अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है, एंटी डिफेक्शन लॉ ये होता है कि आप जो है, आप चुनाव जीते बीजेपी की सीट पे, बीजेपी के चुनाव चिन्ह पे, और जैसे ही चुनाव जीत गए कुछ समय बाद आप ज्वाइन कर लिए कांग्रेस, तो ऐसे में जो है आप एमपी रहोगे या नहीं रहोगे, ये कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा स्पीकर ऑफ द हाउस अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ। तो ये भी इनका एक काम होता है। और पांचवा है कास्ट आर डिसाइडिंग वोट इन केस ऑफ अ टाई। देखो नॉर्मली स्पीकर ऑफ द हाउस वोट नहीं करते हैं, मान लो कोई मुद्दा फंसा हुआ है, उस पर वोटिंग चल रही है, ठीक है। अब वोटिंग चल रही है और 50 लोग कह रहे हैं कि यस और 50 लोग कह रहे हैं नो। अब नॉर्मली डे भी स्पीकर कभी वोट नहीं करता है ऐसे मामलों में, लेकिन जहाँ टाई का मामला आया, इन केस ऑफ अ टाई, फिर स्पीकर का जो है वोट मायने रखेगा। फिर अगर स्पीकर बोल दे यस तो इधर हो जाएगा 51, नो बोल दे इधर 51, और यही जो भी जिस साइड में बोलेंगे वो साइड जीत जाएगी। इसमें एक और पॉइंट ध्यान से समझ लेना कि कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं है, मनी बिल है या नहीं है, इसको कौन डिसाइड करेगा, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ये पॉइंट डिसाइड दिमाग में एकदम बसा लो। अब राज्यसभा देखते हैं, ये राज्यसभा है, ये भी बिल्कुल वैसे ही है, यहाँ भी एमपीज़ होते हैं। हालांकि जो एमपीज़ होते हैं वो आते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट इलेक्शन से आते हैं वो लोग, और यहाँ भी वही डिबेट्स वगैरह चलती हैं। इसका कंपोजिशन समझ लेते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम 250 लोग फिलहाल हो सकते हैं, 250 लोग, जिसमें से 238 जो मेंबर होते हैं वो स्टेट लेजिस्लेचर से आते हैं, यानी कि हमारे जो एमएलएज होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये लोग वोट देते हैं और राज्यसभा के एमपी लोग चुनते हैं। तो इसमें हम लोग की हाथ नहीं होता, तो ये इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। और बचे जो 12 लोग होते हैं, ये 12 लोग जो है नॉमिनेट किए जाते हैं, इनके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। वे कौन लोग होते हैं, ये वो लोग होते हैं जो लिटरेचर, साइंस, आर्ट, सोशल सर्विस, ऐसी कई सारी चीज़, स्पोर्ट्स वगैरह से काफ़ी वहाँ के अनुभवी लोग होते हैं, उनको यहाँ पर 12 लोग को नॉमिनेट किया जाता है। कौन करता है, प्रेसिडेंट, ध्यान रखना। टोटल कितने हो गए, 250। क्वालिफिकेशंस फॉर मेंबरशिप, अगर आपको मेंबर बनना है तो क्या क्वालिफिकेशन चाहिए राज्यसभा मेंबर बनने के लिए, तो एवरग्रीन सिटीजन ऑफ इंडिया, पहला नंबर तो भारत निवासी रहो। दूसरा एटलीस्ट 30 ईयर एज हो। अब यहाँ ध्यान देना बेटा, लोकसभा के लिए 25 साल चाहिए, 25, राज्यसभा के लिए चाहिए 30,
अब यहाँ देखो 5 साल ज़्यादा है, इसीलिए कई बार राज्यसभा को बोल देते हैं हाउस ऑफ एल्डर पीपल, यानी कि बड़े लोगों का समूह। ठीक है, आगे देखते हैं। नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, वही चिपका देना ऊपर वाला। बी ऑफ साउंड माइंड एंड नॉट बैंकरप्ट, वही ऊपर वाली चीज़ें हैं। इलेक्शन ऑफ मेंबर्स, मेंबर्स का इलेक्शन कैसे होता है, तो ये इलेक्ट किए जाते हैं, मैंने भी बताया ना, इलेक्ट किए जाते हैं किसके द्वारा, एमएलएज के द्वारा, मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। और इनका जो इलेक्शन कराने का जो तरीका है, करने का जो तरीका है, वो है यूजिंग अ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम। ठीक है, अब डिफाइन नहीं करने बोलेगा, परेशान मत हो। अब इनका जो टर्म है, तो ये पहले बात तो ये परमानेंट हाउस होती है। लोकसभा की परमानेंट हाउस नहीं होती है, 5 साल में डिसॉल्व हो जाती है। लेकिन आपका राज्यसभा जो होता है परमानेंट होता है। इट इज़ नेवर डिसॉल्व कम्प्लीटली, कभी कम्प्लीटली डिसॉल्व नहीं होती है। कम्प्लीटली डिसॉल्व नहीं होती, इसका मतलब क्या हुआ, इस लाइन को समझो। 1/3 ऑफ द मेंबर्स रिटायर्स एवरी 2 ईयर्स, यानी कि जो है हर 2 साल में 1/3 मेंबर रिटायर कर जाते हैं। जैसे कि 99 मेंबर्स हैं, तो 2 साल बाद जो है 1/3 यानी कि कितने, 33 मेंबर रिटायर कर जाएंगे। फिर भी 66 तो बचे रहेंगे, फिर चुनाव हो जाएगा, फिर 99 हो जाएंगे, फिर 2 साल बाद 33 कम हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि कभी ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है, चलता ही जा रहा है, इसलिए परमानेंट हाउस है। और हर एक मेंबर का जो टर्म पीरियड होता है वो 6 सालों का होता है, यानी कि ऊपर हर एक मेंबर का टर्म पीरियड 5 ईयर था लोकसभा के लिए, राज्यसभा के लिए 6 साल होता है, ध्यान रखिएगा। प्रीसीडिंग ऑफिसर, अब जैसे उनके मॉनिटर को हम लोग स्पीकर बोलते थे, यहाँ के जो मॉनिटर होते हैं वो होते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी कि आप वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर बनते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बना दिया जाएगा मॉनिटर। मॉनिटर किस चीज़ का, राज्यसभा का। और इसीलिए इनको बोलते हैं एक्स ऑफिसियो चेयरमैन, एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। एक्स ऑफिसियो क्या होता है, हालांकि आपके सिलेबस में नहीं, समझ लीजिए। एक्स ऑफिसियो वो पद होते हैं जो पद आपको इसलिए मिल जाते हैं क्योंकि आप किसी और पद पर हो। यानी कि आप वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, इसलिए आप क्या बना दिया गया, इसलिए आपको बना दिया गया चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो इसका मतलब एक्स ऑफिसियो हैं आप। ठीक है, तो यहाँ बस ये समझना है कि राज्यसभा में होते हैं चेयरमैन मॉनिटर और लोकसभा में होते हैं स्पीकर मॉनिटर। और जैसे वहाँ डिप्टी स्पीकर थे, तो जैसे यहाँ पे डिप्टी चेयरमैन होते हैं। ठीक है, और डिप्टी चेयरमैन इन्हीं के बीच से कोई इलेक्ट कर लिया जाता है, जैसे स्पीकर इलेक्ट किए जाते हैं लोकसभा में। पावर एंड फंक्शंस ऑफ यूनियन पार्लियामेंट। चलो अब पावर और फंक्शंस देखते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो पहला पावर देखते हैं, लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव पावर वो पावर्स जो यूज होती हैं कानून बनाने में। ठीक है, तो पहली पार्लियामेंट की जो पहली पावर है वो ये है कि मेक लॉज फॉर द होल कंट्री, पूरे देश के लिए अगर कोई कानून बनाता है तो कौन है, अपना यूनियन पार्लियामेंट। कैन मेक लॉज ऑन सब्जेक्ट्स इन यूनियन लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, ये कानून बनाते हैं जो सब्जेक्ट्स हैं यूनियन लिस्ट के और कॉन्करेंट लिस्ट के। और अगर इमरजेंसी लगी हो किसी भी स्टेट में तो उस स्टेट लिस्ट के लिए भी कानून बनाते हैं, मैंने ऊपर बताया ना। इनकी फाइनेंशियल पावर देखते हैं। देश का जो बजट होता है वो कहाँ पास होता है, यहीं पास होता है पार्लियामेंट में। और यही डिसाइड करते हैं कि हाउ द गवर्नमेंट विल स्पेंड मनी, यानी सरकार पैसा कहाँ पर और कितना खर्चा करेगी। नो मनी कैन बी स्पेंड विदाउट द लोकसभा अप्रूवल, बिना लोकसभा की अप्रूवल के कोई भी पैसा देश में खर्चा नहीं किया जा सकता है। ठीक है, राज्यसभा कैन ओनली रिकमेंड चेंजेस बट कैन नॉट रिजेक्ट मनी बिल। यहाँ एक चीज़ और समझ लो, लोकसभा के ही पास पावर होती है पैसे की, उसके अलावा राज्यसभा के पास पैसे से रिलेटेड कोई पावर नहीं होती है। ठीक है, तो इसलिए राज्यसभा जो मनी बिल वगैरह होते हैं उनमें सिर्फ कुछ रिकमेंड कर सकती है कि भैया ऐसा नहीं ऐसा कर लो, कुछ बदल नहीं सकती, कुछ चेंज नहीं कर सकती है। और ये रिकमेंडेशंस लोकसभा मानेगी कि नहीं मानेगी ये भी जो है लोकसभा पर ही डिपेंड करेगा। ठीक है, तो राज्यसभा के पास पैसे से रिलेटेड कोई पावर नहीं है। जुडिशियल पावर, कैन इम्पीच द प्रेसिडेंट। अब अगर इनकी जुडिशियल पावर्स की बात करें तो अगर कभी आवश्यकता हुई तो इम्पीचमेंट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं किसको, प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट को, देश के जजेस को ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, इन लोग को अगर कभी आवश्यकता पड़ी तो इम्पीचमेंट के जरिए इन लोग को बाहर भी निकाल सकते हैं। इलेक्टोरल पावर, यही लोग जो है पार्टिसिपेट करते हैं, एमपीज ही पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन में, किसके, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन,
अगर कोई बॉडी है पूरे देश में जो हमारे संविधान में कुछ अमेंड, कुछ चेंज, कुछ एडिट, कुछ मॉडिफाई कर सकती है, तो वो सिर्फ जो है कौन है? पार्लियामेंट है। कैन मेक चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय पासिंग द अमेंडमेंट्स। कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट। क्या कोई कौन बता सकता है कि अभी तक हम लोगों ने अपने संविधान में कितने अमेंडमेंट्स किए हैं? 100, 200, 150 कितने किए हैं? कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट, यानी कि एग्जीक्यूटिव जान रहे हो, वो लोग होते हैं जो लॉज को एग्जीक्यूट करते हैं, जो इम्प्लीमेंट करते हैं। तो उनके ऊपर कंट्रोल कौन रखता है? पार्लियामेंट रखती है। कैसे रखती है? बाय आस्किंग द क्वेश्चंस। मैंने ऊपर बताया ना कि पहला घंटा किस चीज़ का होता है? क्वेश्चन आवर का होता है। तो उसमें जो मिनिस्टर्स होते हैं उनसे सवाल पूछा जाता है। किसके द्वारा? जो अपोजिशन बैठे हुए हैं, जिनकी सरकार नहीं बनी है, उनसे क्वेश्चन पूछते हैं। और इस क्वेश्चन पूछे जाने से ही वो लोग उनको ऐसे पकड़े रहते हैं कि ज़्यादा मनमानी तुम कर नहीं सकते, नहीं तो लोकसभा में तुमसे हम कठिन कठिन सवाल पूछेंगे, तुम जवाब नहीं दे पाओगे। तो ऐसे में जो है कंट्रोल रखते हैं किस पे? एग्जीक्यूटिव में। बाय आस्किंग क्वेश्चंस, बाय आस्किंग द क्वेश्चंस। और एक्सप्लेनेशन भी डिमांड करते हैं फ्रॉम द मिनिस्टर्स। अगर ये लोग चाहें तो नो कॉन्फिडेंस मोशन भी ला सकते हैं, जिससे अगर पास हो गया नो कॉन्फिडेंस मोशन तो पूरी पूरी सरकार क्या करना पड़ जाएगा? मैंने ऊपर बताया, रिजाइन करना पड़ जाएगा, इस्तीफा देना पड़ जाएगा। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, एक्सक्लूसिव पावर्स ऑफ द टू हाउसेस। दोनों हाउसेस के पास कुछ एक्सक्लूसिव पावर्स होती हैं, ठीक है। लोकसभा की एक्सक्लूसिव पावर देखते हैं और राज्यसभा की एक्सक्लूसिव पावर देखते हैं, मतलब सिर्फ इन्हीं के पास है। मनी बिल कहाँ से पास हो सकता है? लोकसभा में। राज्यसभा के पास एक्सक्लूसिव पावर नहीं है, ये सिर्फ कुछ सजेशन दे सकते हैं मनी बिल में, लेकिन कुछ रिजेक्ट नहीं कर सकते उसका, क्योंकि मनी से रिलेटेड उनके पास कोई पावर नहीं है। नो कॉन्फिडेंस मोशन, यानी सरकार को निरस्त करने का जो मोशन होगा सिर्फ कहाँ पास होगा? लोकसभा। राज्यसभा में नहीं पास हो सकता है। क्यों? क्योंकि राज्यसभा से कोई सरकार बनती ही नहीं है। सीधी सी बात है, एक बार क्वेश्चन फंसा था ऐसे। राज्यसभा के पास कोई पावर ही नहीं है भैया, वहाँ थोड़ी लोग सरकार बनाते हैं, सरकार तो बनाते हैं लोकसभा के मेंबर, यहीं के मेंबर सरकार बनाते हैं। अब आगे चलते हैं। लोकसभा की जो एक्सक्लूसिव पावर है, देश का फाइनेंस ये लोग कंट्रोल करते हैं, ठीक है। इनके पास एकदम लिमिटेड, बहुत थोड़ी पावर होती है फाइनेंस में। मोर पावरफुल ऑर्डिनरी लॉ मेकिंग, जो एक सामान्य कानून बनता है उसमें ज़्यादा पावरफुल कौन होता है? लोकसभा होता है, ठीक है। इनका पावर उसमें कम होता है। कैन फोर्स अ जॉइंट सेशन, अगर ये लोग चाहें तो जॉइंट सेशन कर सकते हैं पार्लियामेंट को, अगर कोई डेडलॉक फंसा हो। और ये जॉइंट सेशन के लिए जो है फोर्स नहीं कर सकते हैं। एक चीज़ अब यहाँ कुछ और चीज़ें ध्यान देनी है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इनके पास एक और एक्सक्लूसिव पावर होती है कि जो ऑल इंडिया सर्विसेज होती हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज, जैसे IAS, IPS, तो ऐसी सर्विस सिर्फ राज्यसभा ही बना सकती है, ठीक है। और जॉइंट सेशन में इनका बेटा इसलिए क्योंकि ज़्यादा हाथ होता है, क्योंकि जब जॉइंट सेशन होता है, जैसे मान लो कोई डेडलॉक है, कोई कानून है जो नहीं बन पा रहा है, तो ऐसे में लोकसभा के भी सभी लोग और राज्यसभा के भी सभी लोग बैठेंगे। लोकसभा के 550 लोग मान लो बैठ गए एक ही जगह पे, राज्यसभा के 250 लोग बैठ गए। अब ऐसे में जो है जब काउंटिंग होगी तो किसकी मानी जाएगी? लोकसभा की मानी जाएगी भैया, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी 550 लोग हैं, सबके पास एक एक वैल्यू है वोट की, इनकी बात मान ली जाएगी, लोग पीछे छूट जाएंगे। और जॉइंट सेशन बुलाता कौन है? आपके प्रेसिडेंट बुलाते हैं। और जॉइंट सेशन में अध्यक्ष कौन होता है? मॉनिटर कौन होता है? तो आपके स्पीकर साहब होते हैं, ठीक है। मुझे लगता है अब आपका इस चैप्टर में कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर आपको कोई डाउट इस चैप्टर से रहता है तो बिना किसी दिक्कत के कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उसका आंसर दे दूँगा, एक्सप्लेन कर दूँगा मैं। अब देखते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव। अब यूनियन एग्जीक्यूटिव जो होता है, इसी के हाथ में होता है पूरी सरकार का इम्प्लीमेंटेशन। इसमें होते कौन हैं? इसमें होते हैं आपके प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, और उनके साथ उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो पहले देखते हैं द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट कौन होते हैं? ये हेड ऑफ स्टेट होते हैं, ठीक है। सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्स होते हैं, आर्म फोर्स के सुप्रीम कमांडर ये होते हैं, हेड ऑफ स्टेट भी होते हैं। और लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि रियल पावर जो होती है वो प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होती है। ये नॉमिनल हेड होते हैं आपके प्रेसिडेंट साहब। तो रियल पावर प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हाथ में होती है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के हाथ में होती है। क्वालिफिकेशंस फॉर इलेक्शन, इलेक्शंस के लिए क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए? तो वही एवरग्रीन सिटीजन ऑफ इंडिया। आपको प्रेसिडेंट बनना है तो बस सिटीजन ऑफ इंडिया रहो और एटलीस्ट 35 ईयर ऑफ एज रहे, सबसे ज़्यादा 35। और आपकी क्वालिफिकेशंस इतनी होनी चाहिए कि आप लोकसभा के मेंबर बन सको। और वही नॉट होल्ड एनी गवर्नमेंट ऑफिस। कंपोजिशन ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज, तो
ये भी यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि इनके इलेक्टोरल कॉलेज में, यानी कि इनको कौन कौन लोग वोट दे के बना सकते हैं। तो पहला चीज़ तो ये कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन हमेशा इनडायरेक्ट होगा, यानी आम लोग इनके चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं, ठीक है। अब कौन कौन लोग होते हैं जो इनमें पार्टिसिपेट करते हैं? इलेक्टेड मेंबर, ध्यान देना यहाँ नॉमिनेटेड में मैं नहीं लिख रहा हूँ। जो 12 लोग नॉमिनेट किए गए थे राज्यसभा में प्रेसिडेंट के द्वारा, वो नहीं इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं प्रेसिडेंट के चुनाव में। तो कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा? लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर, राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर, ठीक है, और स्टेट लेजिस्लेटिव के इलेक्टेड मेंबर MLAs ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। और इलेक्टेड मेंबर ऑफ यूनियन टेरिटरी यूटी, और ऐसे यूटी सभी यूनियन टेरिटरी के पास अपना लेजिस्लेचर नहीं है, तो वो यूनियन टेरिटरी जैसे दिल्ली हो गया, पुदुचेरी हो गया, यहाँ के MLAs, यूटी के MLA, स्टेट के MLA और आपके इलेक्टेड MP ऑफ लोकसभा राज्यसभा, यही लोग जो है पार्टिसिपेट करते हैं, ये लोग मिलकर वोट देते हैं और ये लोग प्रेसिडेंट चुनते हैं। आम लोग क्योंकि इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए जो है ये बोला जाता है कि कैसा चुनाव हुआ, इसलिए आपको ये ऐसा चुनाव हुआ इनडायरेक्ट। अब आगे देखते हैं रीज़न फॉर इनडायरेक्ट इलेक्शन, इनका इनडायरेक्ट इलेक्शन क्यों लिया जाता है? तो डायरेक्ट इलेक्शन वुड मेक द प्रेसिडेंट टू पावरफुल। अगर डायरेक्ट इलेक्शन होगा तो पहला नंबर तो प्रेसिडेंट के पास ज़्यादा पावर आ जाएंगी, ठीक है। और इससे क्या होगा कि अगर देखो राज्यसभा के भी लोग इनको वोट दे रहे हैं, लोकसभा के भी इनको वोट दे रहे हैं, इनको MLAs भी वोट दे रहे हैं, तो ये प्राइम मिनिस्टर के जैसे इनको सिर्फ MPs नहीं बनाए हुए हैं, इनको यूनियन और स्टेट दोनों लोग मिल के बनाए हुए हैं। तो ये रिप्रेजेंट किसको करते हैं? यूनियन को भी और स्टेट्स को भी, ठीक है। और इनडायरेक्ट इलेक्शन इंश्योर दैट द प्रेसिडेंट एक्ट एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड नॉट एज अ राइवल टू द प्राइम मिनिस्टर, यानी कि जो प्रेसिडेंट का जो एक शासन होता है, जो प्रेसिडेंट का जो एक ओहदा होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड का होता है, संवैधानिक रूप से ये बड़े होते हैं, ना कि एज अ प्राइम मिनिस्टर ये उनके राइवल में आ जाए, यानी कि उनके साथ इनका राइवल हो जाए। देखो सबसे बड़ी बात यही है कि अगर आपका सेंटर पे 2 बड़ी पावर होंगी, एक PM एक प्रेसिडेंट, तो ऐसे में जो है हो सकता है 2 लोग में आपस में विरोधाभास हो, प्रेसिडेंट बोले मैं आपसे ज़्यादा बड़ा हूँ, PM बोले नहीं मैं आपसे ज़्यादा बड़ा हूँ, मेरी चलेगी। तो ऐसे में इसीलिए जो है प्रेसिडेंट का इलेक्शन डायरेक्ट नहीं रखा गया है, इनडायरेक्ट रखा गया है। इसलिए PM ज़्यादा बड़े होते हैं, प्रेसिडेंट बड़े होते हैं लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली। टर्म ऑफ ऑफिस तो वही 5 साल के लिए होते हैं, और अगर आवश्यकता पड़े तो उनको रीइलेक्ट भी किया जा सकता है। ये रिज़ाइन भी कर सकते हैं, और अपना जो रिज़ाइन करने के बाद जो लेटर होगा रिज़ाइन वाला किसको सौंपेंगे? ये वाइस प्रेसिडेंट को सौंपेंगे, क्योंकि इनके जैसे रिज़ाइन करेंगे वैसे ही वाइस प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट बन जाएंगे। कैन बी इम्पीच्ड, अगर गिल्टी पाए जाते हैं वायलेटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के, तो इनको जो है इम्पीच किया जा सकता है। क्वेश्चन बन सकता है ऐसे कि ऑन विच बेसिस द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड और इम्पीच्ड, तो वही है वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये ध्यान देना है कि वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, पूरे के पूरे संविधान में ही नहीं मेंशन है। प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट, और इनका इम्पीचमेंट कैसे होगा, तो इनके ऊपर पहला नंबर चार्ज लगा होना चाहिए कि इन्होंने जो है कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया है, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं माना है, और फिर ये इंट्रोड्यूस किया जाएगा किसी भी हाउस में, चाहे लोकसभा शुरू हो सकता है चाहे राज्यसभा शुरू हो सकता है, ठीक है। और दोनों हाउसेस से जो है 2/3 लोग मंजूरी करें कि हाँ भैया इन्होंने गलती तो की है, यानी अगर राज्यसभा से शुरू होता है तो राज्यसभा के 2/3 लोग बोलें कि हाँ भैया इन्होंने गलती किया है, फिर लोकसभा के भी लोग बोले कि हाँ भैया 2/3 लोग बोले, 2/3 पीपल बोले कि हाँ भैया इन्होंने गलती किया हुआ है, और फिर प्रेसिडेंट को जो है हटा दिया जाएगा ऑफिस से। और ये होता है इम्पीचमेंट, इसी बोलते हैं इम्पीचमेंट। प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है इम्पीचमेंट के जरिए। पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की पावर, तो पहले कुछ इनकी एग्जीक्यूटिव पावर देखते हैं। तो यही हैं जो PM और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं, ठीक है। यही हैं जो गवर्नर ऑफ स्टेट्स को अपॉइंट करते हैं। चीफ जस्टिस और जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट को यही अपॉइंट करते हैं। सुप्रीम कमांडर आर्मी के हो गए, नेवी के हो गए, एयरफोर्स के हो गए, यही अपॉइंट करते हैं, इतना इनफ है। लेजिस्लेटिव पावर की देखते हैं, ये पार्लियामेंट के साथ इनकी पावर्स कौन कौन सी हैं? समन कर सकते हैं, बुलावा भेज सकते हैं सभी MPs को, ये जो है ख़त्म कर सकते हैं मीटिंग्स को, ठीक है, पूरा पार्लियामेंट टाइम डिजॉल्व कर सकते हैं। और पार्लियामेंट में कौन सी पावर हैं? नॉमिनेट कर सकते हैं 12 लोगों को, कहाँ पर? राज्यसभा में, 2 एंग्लो इंडियन तो नहीं रह गए हैं। गिव एसेंट टू बिल, और जो बिल पास होते हैं दोनों हाउसेस के उस पर अपने एसेंट दे सकते हैं कि हाँ भैया अपनी साइन कर देंगे, मुहर लगा देंगे कि हाँ बिल सही है। बिल पे एसेंट कैसे करेंगे? मान लो पहले बिल राज्यसभा से पास हुई, फिर वो लोकसभा में गई, और जब वहाँ से पास हो जाएगी तो ये बिल जो है कहाँ पर जाएगा? प्रेसिडेंट के पास जाएगा, फिर प्रेसिडेंट वहाँ अपना जो है एसेंट करेंगे और वो बिल जो है बन जाएगा लॉ। अब इनकी फाइनेंशियल पावर कौन सी है? यानी ऐसी पावर जो जुड़ी हुई है किससे? जो जुड़ी हुई है पैसे से। तो कोई भी मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड
इन पार्लियामेंट विदाउट द प्रेसिडेंट अप्रूवल। अगर प्रेसिडेंट अप्रूव नहीं कर रहे हैं तो कोई भी पैसे से जुड़े हुआ बिल पार्लियामेंट में जो है इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता है। यही अपॉइंट करते हैं फाइनेंस कमीशन को, यही अपॉइंट करते हैं फाइनेंस कमीशन को, कह लिए टू डिस्ट्रीब्यूट फंड्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। पैसा का बंटवारा होता है सेंटर स्टेट में, किस स्टेट को कितना पैसा मिलेगा, तो उसके लिए कौन रिकमेंड करता है, फाइनेंस कमीशन। और उस फाइनेंस कमीशन को कौन अपॉइंट करता है, आपके प्रेसिडेंट साहब। जुडिशियल पावर्स इनकी कौन सी हैं, यानी ऐसी पावर जो कोर्ट से जुड़ी हुई है। तो ये अगर चाहें तो किसी भी कैदी को माफ़ी कर दें, उसकी सज़ा कम कर दें, या उसके सज़ा का नेचर बदल दें। मान लो कि उसको हुआ था कि आपको पूरे आजीवन कारावास में रहना है, कि उसका नेचर ही बदल दिया कि चलो आपको 5 साल रहना है, तो मतलब इनके हाथ में होता है। या आपकी पनिशमेंट को अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं, बढ़ा कह सकते हैं, घटा सकते हैं, या आपको माफ़ी दे सकते हैं। और यही होते हैं जो अपॉइंट करते हैं किसको, जजेस को, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। और जब तक ये जो है प्रेसिडेंट रहते हैं, ध्यान देना, जब तक कोई भी अपनी प्रेसिडेंट होता है तो उसके ऊपर केस जो है नहीं चल सकता है। आगे देखते हैं। अब ये जो पावर्स होती हैं डिस्क्रिशनरी पावर, ये पावर होती हैं कि जो मेंशंस नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में कि कैसे क्या करना है। जो मैंने अभी ऊपर बताया सारी चीज़ें मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में कि आपको ऐसा करना है, वैसा करना है, इनको अपॉइंट करना, उनको नहीं अपॉइंट करना है। लेकिन ये जो पावर होती है संविधान में मेंशन नहीं है। बस इतना मेंशन है कि हाँ प्रेसिडेंट के हाथ में है, लेकिन करना कैसे, यूज़ कैसे करना है, ये नहीं बताया गया है। जैसे कैन सेंड बैक अ बिल फॉर रिकन्सिडरेशन। देखो, इनको ये बोला गया है कि आप जो है जो भी बिल पास होके आएगा पार्लियामेंट से, उसको आप अपना एसेंट देंगे। लेकिन इनके हाथ में होता है कि एसेंट देंगे या नहीं देंगे, दोबारा भेज देंगे पार्लियामेंट को, भैया इसको इस कानून को जो है दोबारा आप लोग देखिए, ठीक है। तो इनके ऊपर रहेगा, तो प्रेसिडेंट के अपने दिमाग के ऊपर है। तो एक्सेप्ट द मनी बिल को एक्सेप्ट करके कैन रिफ्यूज टू साइन एन ऑर्डिनेंस इफ़ ही और सी डिसएग्री। ऑर्डिनेंस होता है एक, ऑर्डिनेंस मालूम है अध्यादेश। जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता है तो कानून कौन बनाएगा, कोई नहीं बना पाएगा। तो ऐसे में ऑर्डिनेंस पास किया जाता है। ऑर्डिनेंस कौन पास करता है, प्रेसिडेंट पास करते हैं। किसके कहने पे, प्राइम मिनिस्टर कहने पे। और ऑर्डिनेंस का जो टाइम पीरियड होता है वो 6 मंथ्स का होता है, यानी कि अगर 6 महीने के अंदर अंदर आपका पार्लियामेंट नहीं बैठ रहा है तो ऑर्डिनेंस आपका ख़त्म हो जाएगा। तो ऑर्डिनेंस इनसे बनवाएगा कौन, पीएम साहब। अब इनके ऊपर है कि इस ऑर्डिनेंस पे साइन करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। और उसके अलावा जब किसी भी पार्टी के पास जो है कंप्लीट मेजॉरिटी नहीं होती, यानी कोई भी पार्टी, जैसे मान लो टोटल 100 सीटों पे इलेक्शन हुआ, पार्टी ए ने जीता 40 सीट, पार्टी बी ने जीता 40 सीट, पार्टी सी ने जीता 20 सीट। अब सरकार वही बना सकता है जिसके पास आधे से ज़्यादा 51 के आसपास जिसके पास सीट होगा, किसी के पास है, किसी पार्टी के पास नहीं है। तो ऐसे में ये प्रेसिडेंट के ऊपर रहेगा कि वो नए चुनाव का आदेश देंगे, फ्रेश इलेक्शन का आदेश देंगे कि जो नंबर हैं, जैसे मान लो उन्होंने बोल दिया ए को कि भैया देखो अभी आपके पास मेंबर्स नहीं है, लेकिन मैं आपको 6 महीने का समय देता हूँ, जो अपनी सरकार भी बना लो, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर आप अपना किसी के साथ कोalition बना लो, आप सी के साथ चले जाओ और अपनी पार्टी बना लो मजबूत, 60 लोग हो जाएंगे आधे से ज़्यादा, और आप सरकार चलाओ। तो ऐसे में जो है कौन से कर सकता है, प्रेसिडेंट कर सकते हैं अंडर द डिस्क्रिशनरी पावर। अब इनकी इमरजेंसी पावर भी होती है, इमरजेंसी देश में लगा सकते हैं। तो नेशनल इमरजेंसी 352, ठीक है, कब लगती है, वार वगैरह बड़ी चीज़ों के समय लगती है। फिर 352 में 4 ऐड करो, 356 ये स्टेट इमरजेंसी होती है, ठीक है। ये लगती है जब स्टेट गवर्नमेंट फेल हो जाती है टू फंक्शन प्रॉपरली। फाइनेंशियल इमरजेंसी है, अब 356 में फिर 4 ऐड करो, 360 ये फाइनेंशियल इमरजेंसी है। अगर कंट्री के पास समस्याएं हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस है, पैसे से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है इंडिया के पास या किसी भी देश, इंडिया के पास यहाँ पर, तो ऐसे में फाइनेंशियल इमरजेंसी लग सकता है। तो 3 प्रकार की इमरजेंसी हैं, कौन लगा सकता है, प्रेसिडेंट लगा सकते हैं। अब आए आपके जो है वाइस प्रेसिडेंट साहब। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये सेकेंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। फर्स्ट कौन है, प्रेसिडेंट है, सेकंड कौन है, वाइस प्रेसिडेंट है। क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए आपको वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए, एवरग्रीन कारण, सिटीजन ऑफ इंडिया, इनकी 35 साल की कम से कम एज। अब यहाँ ध्यान देना, बी क्वालिफाइड टू मेंबर ऑफ राज्यसभा, यहाँ ध्यान देना प्रेसिडेंट वाले में था बी क्वालिफाइड टू मेंबर ऑफ लोकसभा, और यहाँ पर है राज्यसभा। नॉट होल्ड एनी गवर्नमेंट ऑफिस। टर्म ऑफ ऑफिस वही 5 साल, और अगर इनकी जीत जाते हैं तो ये रिइलेक्ट हो सकते हैं, दोबारा बन सकते हैं। कैन बी रिमूव बाय अ रेजोल्यूशन ऑफ द राज्यसभा पास्ड बाय मेजॉरिटी एंड एग्रीड बाय द लोकसभा, ठीक है। इनको भी हटा जा सकता है सिंपल रेजोल्यूशन से, जो कि कहाँ पर पास होगा, राज्यसभा, और उस पर लोकसभा अपनी सहमति दिखाए कि हाँ भैया ठीक है, इनको हटा दीजिए। पावर्स ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, इनकी पावर्स क्या है,
तो मैंने ऊपर ही पहले इनकी पावर बताई। एक्ट एज अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ये राज्यसभा के चेयरमैन के जैसे काम करते हैं, ठीक है, राज्यसभा की मीटिंग को प्रिसाइड करते हैं। बिकम्स द एक्टिंग प्रेसिडेंट इफ द प्रेसिडेंट रिजाइन, डाइज और इज रिमूव्ड अंटिल अ न्यू प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड। और अगर प्रेसिडेंट जो है रिज़ाइन कर देते हैं या ख़त्म हो जाते हैं या हटा दिए जाते हैं, तो ऐसे में जो है उनकी पोजीशन जो है कौन ले लेगा, वाइस प्रेसिडेंट ले लेंगे, और तब इनको बोला जाएगा एक्टिंग प्रेसिडेंट, ठीक है। और ये तब तक रहेंगे जब तक कि नया प्रेसिडेंट नहीं चुना जाता। आमतौर पे 6 महीने के अंदर चुनाव हो जाता है, नए प्रेसिडेंट बन जाते हैं और वाइस प्रेसिडेंट दोबारा अपनी वाइस प्रेसिडेंट वाली पोस्ट पे आ जाते हैं। अब द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इनको अपॉइंट कौन करता है, पीएम को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है। और ये उन्हीं को अपॉइंट करेंगे जो मेजॉरिटी पार्टी का लीडर होगा। लोकसभा जैसे अभी एनडीए है, तो एनडीए में इसका मतलब एनडीए का ज़्यादा एमपी जो हैं चुने गए हैं, एनडीए के ज़्यादा एमपी चुने गए हैं, तो उन एमपी का जो लीडर हैं, जो नेता हैं, वो कौन है, मोदी साहब हैं। तो अभी देश का पीएम कौन है, मोदी जी हैं। उनको अपॉइंट कौन किया, प्रेसिडेंट ने किया। अभी मैंने जो भी बात कर रहा था, इफ़ नो पार्टी हैज़ अ मेजॉरिटी, अगर किसी पार्टी के पास मेजॉरिटी नहीं है तो प्रेसिडेंट इनवाइट कर सकते हैं किसी भी लीडर को जो अपनी मेजॉरिटी प्रूव कर दे। फॉर्मेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो अब मिनिस्टर्स देखो, समझो, क्या पीएम सारा काम खुद से कर सकते हैं, नहीं। देश में फाइनेंस के मैटर हैं, ट्रांसपोर्ट का मैटर है, रेलवे का मैटर है, एग्रीकल्चर का मैटर है, फॉरेन मैटर है, बहुत सारी कम्युनिकेशन है, हेल्थ है, एजुकेशन है, सारे मैटर क्या पीएम साहब अकेले दे सकते हैं, नहीं। फिर पीएम जब इलेक्ट होते हैं तो पीएम बनाते हैं अपनी एक टीम कि मैं इस टीम के साथ काम करूँगा। तो फिर पीएम सिलेक्ट करते हैं क्या, मिनिस्टर सिलेक्ट करते हैं, और उन्हीं जो मिनिस्टर सिलेक्ट करते हैं वही होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स। लेकिन ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स भी कई प्रकार के होते हैं, कई क्या, 3 प्रकार के होते हैं। पहला है कैबिनेट मिनिस्टर, दूसरा मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, तीसरा है डिप्टी मिनिस्टर। तो पहले हुए कैबिनेट मिनिस्टर्स, जो सबसे कोर मिनिस्टर्स होते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट जो मिनिस्टर्स होते हैं, जो सबसे सीनियर मिनिस्टर्स होते हैं, वही हैंडल करते हैं इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट। देखो सारे पद तो इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन कुछ पद ऐसे होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, फाइनेंस, रेलवेज़, इतने इंपॉर्टेंट पद पे कौन रहेगा, सीनियर मिनिस्टर्स रहेंगे जिसके पास एक्सपीरियंस है। जैसे होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, तो ऐसे मिनिस्टर को बोलते हैं कैबिनेट मिनिस्टर। दूसरे मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, ये सेकंड लेवल के मिनिस्टर होते हैं। ये असिस्ट करते हैं, ये साथ देते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स का, ठीक है। और उसके अलावा हैंडल करते हैं स्मॉलर डिपार्टमेंट, छोटे मोटे डिपार्टमेंट के मिनिस्टर होते हैं। कहने की बात छोटे मोटे होते हैं, लेकिन अगर आप मिनिस्टर हैं तो आप मिनिस्टर हैं। और थर्ड लेवल के मिनिस्टर हुए डिप्टी मिनिस्टर, नाम से क्लियर है, ये असिस्ट करते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स को। अब यहाँ बात ये क्लियर है, सबसे बड़े कैबिनेट मिनिस्टर, फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, फिर डिप्टी मिनिस्टर, ठीक है। कैसे डिवाइड है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर वर्क प्रोफाइल। हाँ, यहाँ पर एक सब चीज़ समझ लेना, पोर्टफोलियो क्या होता है। पोर्टफोलियो वो होता है एरिया ऑफ वर्क। जैसे आपके अमित शाह जी का पोर्टफोलियो क्या है, वो होम मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ होम्स है, होम अफेयर्स। एक चीज़ और, जब भी मीटिंग होगी मिनिस्टर्स की, तो हमेशा कैबिनेट मिनिस्टर्स में रहेंगे, हमेशा रहेंगे उसमें मीटिंग में। मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स में तभी बुलाए जाएंगे जब उनके मिनिस्ट्री से रिलेटेड कोई चीज़ में मीटिंग में बात हो रही है, ठीक है। और डिप्टी मिनिस्टर तो नहीं बुलाए जाते हैं मीटिंग में। टेन्योर ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर्स, तो देखो 5 साल इसमें मत लिख देना कि पीएम भी 5 साल के लिए होते हैं, नहीं। पीएम और उनके जो साथी हैं, मिनिस्टर्स हैं, ये तभी तक होल्ड कर सकते हैं ऑफिस को जब तक इनके पास मेजॉरिटी का सपोर्ट हो, ठीक है। जैसे ही मेजॉरिटी ख़त्म हुई, इनका भी कार्यकाल ख़त्म, 5 साल नहीं लिखना है, कोई और पीएम बन जाएगा फिर। इफ़ द लोकसभा पासेज नो कॉन्फिडेंस, अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया लोकसभा में, तो पूरी सरकार को क्या करना पड़ेगा, रिज़ाइन करना पड़ेगा। फंक्शंस ऑफ द पीएम एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो पहला जो इनका फंक्शन है वो है पॉलिसी मेकिंग। डिसाइड डोमेस्टिक एंड फॉरेन पॉलिसी, डोमेस्टिक मतलब घरेलू, अपने घर की पॉलिसीज़, देश की पॉलिसी, और फॉरेन पॉलिसी कौन डिसाइड करता है, प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, यही लोग हैं जो सुपरवाइज करते हैं और जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके काम को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, ध्यान देते हैं, ठीक है। ये देखते हैं कि जो कानून है ये सब सही से इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके अलावा लेजिस्लेटिव फंक्शन, यानी वो फंक्शन जो पार्लियामेंट से रिलेटेड हैं, यही एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को, काहे लिए, समन करने के लिए और डिसॉल्व करने के लिए क्या, पार्लियामेंट। यही गाइड करते हैं, गाइड्स लॉ मेकिंग एंड इंट्रोड्यूस मेजर बिल्स,
यही लोग गाइड करते हैं कैसे कानून बनेगा। और जो इम्पोर्टेंट जो बिल आते हैं सब उसमें पार्लियामेंट में, उसको कौन लेके आता है? उसको मिनिस्टर्स लेके आते हैं। इंपॉर्टेंट कानून, पैसे से रिलेटेड इनकी पावर्स क्या हैं, तो यही प्रिपेयर करते हैं। जो हमारा एनुअल बजट होता है यही लोग प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। डिसाइड्स टैक्सेशन पॉलिसीज़ एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग, यही डिसाइड करते हैं कि कितना टैक्स किस चीज़ पे लेना है, और यही डिसाइड करते हैं कि सरकार कितना पैसा कहाँ खर्चा करेगी। इनके इमरजेंसी फंक्शंस क्या हैं? यही एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को। कब? ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। इन्हीं के कहने पे इमरजेंसी भी लगती है, भले प्रेसिडेंट लगाते हैं लेकिन यही लोग कहते हैं। और यही लोग कंट्रोल करते हैं डिफेंस एंड लॉ एंड ऑर्डर ड्यूरिंग क्राइसिस। पोजीशन एंड पावर ऑफ द पीएम, तो पहली चीज़ तो इनका पावर क्या है, इनका पोजीशन क्या है? हेड ऑफ द गवर्नमेंट। पूरी मिनिस्ट्री इन्हीं के अंदर काम करती पीएम के। चीफ एडवाइज़र ऑफ द प्रेसिडेंट, यही होते हैं जो एडवाइस करते हैं मेजर अपॉइंटमेंट एंड पॉलिसीज़ के लिए। किसको? प्रेसिडेंट को। अब आप लोग कन्फ्यूज हो गए, अरे सर अब ये पूर्व बताया कि प्रेसिडेंट सबको अपॉइंट करते हैं। हाँ, प्रेसिडेंट अपॉइंट तो करते हैं, जजेस हो गए, गवर्नर हो गए, लेकिन उनको एडवाइस कौन करता है? उनका चीफ एडवाइज़र कौन है? तो वो होते हैं पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। लीडर ऑफ द लोकसभा, लोकसभा का नेता कौन होता है जो वहाँ पे सरकार को रिप्रेजेंट करे? वो होते हैं आपके पीएम। डिस्ट्रीब्यूट पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो मैंने बताया ना, एरिया ऑफ वर्क। तो यही होते हैं जो मिनिस्टर्स को असाइन करते हैं कि भैया तुम डिफेंस देखो, भैया तुम होम मिनिस्टर देखो, आप फाइनेंस मिनिस्टर देखो, मिनिस्ट्री देखो। कैन आस्क एनी मिनिस्टर टू ज्वाइन, अगर ये चाहें तो किसी मिनिस्टर को क्या करवा सकते हैं? रिज़ाइन करवा सकते हैं कि ऐसा करो, तुम अपना जॉब छोड़ो, तुम एमपी हो, एमपी रहो, मिनिस्टर नहीं बनना तुमको। यही रिकमेंड कर सकते हैं प्रेसिडेंट को कि आप जो है इस एमपी को डिसमिस कर दीजिए, रिज़ाइन निकाल दीजिए। कलेक्टिव एंड इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे पहले देखते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या हुआ? ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इकट्ठी लेनी पड़ती है, कलेक्टिव। ऑल मिनिस्टर्स मस्ट सपोर्ट कैबिनेट डिसीजन, जो कैबिनेट का डिसीजन होता है। कैबिनेट का डिसीजन मतलब क्या? जो कोर मिनिस्टर्स हैं, जो इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स हैं, वही हुए कैबिनेट का डिसीजन। वही लोग जो मीटिंग में जो डिसाइड करते हैं उसको कौन सपोर्ट करेगा? सभी मिनिस्टर सपोर्ट करेंगे। भले तुम उस मीटिंग हॉल में जहाँ सब मीटिंग चल रही थी वहाँ तुम डिसएग्री थे कि नहीं ये कानून सही नहीं है, लेकिन बाहर आपको सपोर्ट करना है। क्यों? क्योंकि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इफ़ द लोकसभा वोट्स अगेंस्ट अ गवर्नमेंट पॉलिसी द इंटायर गवर्नमेंट मस्ट रिजाइन, और अगर लोकसभा में जो है किसी गवर्नमेंट पॉलिसी के अगेंस्ट में वोटिंग हुई और आधे से ज़्यादा लोग जो है सरकार के पॉलिसी के खिलाफ चले गए, सारे आधे ज़्यादा एमपीज़ लोकसभा में, तो फिर एक आदमी नहीं रिजाइन करेगा, सारे की सारी गवर्नमेंट रिजाइन कर देगी, ठीक है। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हुआ किसी एक के खिलाफ तो पूरी पूरी सरकार जो है रिजाइन कर देगी। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? ईच मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन डिपार्टमेंट और एक्शन। इंडिविजुअल मतलब अकेले, यानी हर एक मिनिस्टर जो है रिस्पॉन्सिबल होता है अपने डिपार्टमेंट के लिए। जैसे रेलवेज़ है तो रेलवेज़ के लिए सिर्फ रेलवे मिनिस्टर जो है रिस्पॉन्सिबल होंगे, ना कि फाइनेंस रिस्पॉन्सिबल होगा। दूसरा, इफ़ अ मिनिस्टर मेक अ मिस्टेक द प्राइम मिनिस्टर कैन आस्क फॉर द रिजिग्नेशन, और अगर कोई एक मिनिस्टर कोई मिस्टेक करता है तो पीएम चाहे तो उस आदमी को इंडिविजुअली बोल सकते हैं कि आप ऐसा करो, रिजाइन कर दो। डिफरेंस बिटवीन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द कैबिनेट, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूड ऑल द मिनिस्टर, इसमें सब मिनिस्टर होते हैं, कैबिनेट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डिप्टी मिनिस्टर, लेकिन कैबिनेट वाले में सिर्फ सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लार्ज बॉडी, कई लोग होते हैं, बहुत रेयर सब लोग मिलते हैं, और कैबिनेट स्मॉल बॉडी होती है, ये लोग रेगुलर मिलते रहते हैं। एडवाइजेज द पीएम बट हैज़ लेस पावर, ये लोग एडवाइस करते हैं पीएम को बट इनकी जो पावर होती है कम होती है, लेकिन जो कैबिनेट होता है यही होता है असली खिलाड़ी, द रियल डिसीजन मेकिंग बॉडी। अब जुडिशरी देखते हैं। हायरकी ऑफ द कोर्ट्स इन इंडिया, तो पहले सुप्रीम कोर्ट, देन हाई कोर्ट, देन लोअर कोर्ट। अब जो एपेक्स लेवल की जो कोर्ट है वो है सुप्रीम कोर्ट, फिर उनके नीचे हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ओनली वन इन और इंडिया, हाई कोर्ट सभी राज्यों के पास है, कुछ राज्य हैं जो शेयर करते हैं, और फिर आखिरी में आया लोअर कोर्ट यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह जो सब जिलों में होते हैं। तो सबसे पहले सबसे एपेक्स लेवल पे जो कोर्ट है वो है हमारा सुप्रीम कोर्ट। द जुडिशरी इन इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरप्रेटिंग लॉ। देखो हम लोगों ने ऊपर 3 चीज़ें देख लिया है। लेजिस्लेचर जो कानून बनाते हैं वो कौन था? हमारा पार्लियामेंट था। फिर एग्जीक्यूटिव जो कानून को इम्प्लीमेंट करवाते हैं वो थे हमारे पीएम लोग, प्रेसिडेंट लोग। और तीसरा होता है जो इंटरप्रेट करते हैं कानून को, वो कौन होते हैं? जुडिशरी होते हैं। जुडिशरी काम क्या होता है? फॉर इंटरप्रेटिंग द लॉज एंड इंश्योरिंग जस्टिस, इंश्योर करते हैं सबको जो है जस्टिस मिले। इसमें कौन कौन होते हैं? नेशनल लेवल पे होते हैं आपके सुप्रीम कोर्ट, स्टेट लेवल पे होते हैं आपके हाई कोर्ट,
और डिस्ट्रिक्ट लेवल में आपका होते हैं सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स। ठीक है। इंडियन जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट, ठीक है, यानी इस पर किसी का भी कंट्रोल नहीं है। इट इज़ नॉट कंट्रोल बाय एग्जीक्यूटिव दैट मीन्स गवर्नमेंट और लेजिस्लेचर दैट मीन्स पार्लियामेंट, ना इसको पार्लियामेंट कंट्रोल करता है ना इसको गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। ये इंडिपेंडेंट बॉडी होती है। अगर इंडिपेंडेंट नहीं रहेगी तो सरकार कंट्रोल करेगी, फिर सरकार कोई भी कानून बना देगी, लोग यहाँ जाएंगे जो है जस्टिस मांगने, जस्टिस करेंगे ही नहीं। इसलिए ये इंडिपेंडेंट है। जुडिशरी हमेशा अकेले काम करती है। तो पहले देखते हैं सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री। देश के सबसे बड़ा कोर्ट सुप्रीम कोर्ट। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसको गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट को। कंपोजिशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट में जो है सबसे बड़ा जो जज होता है वो होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, शॉर्ट में बोलते हैं CJI। द नंबर ऑफ जजेस इज डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट, यानी कब कितने जज होंगे अक्सर बढ़ते रहते हैं, तो कौन डिसाइड करेगा? पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। ठीक है। करेंटली हमारे पास कितने जज हैं? 34 जज हैं, इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस, जज बनना है सुप्रीम कोर्ट का क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? तो वही सिटीजन ऑफ इंडिया। दूसरा, हैव बीन अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 5 ईयर्स। कम से कम आप हाई कोर्ट के जो है जज रहे हों 5 साल कम से कम, और यानी या फिर आप जो है एडवोकेट रहे हों हाई कोर्ट के कम से कम 10 साल, या फिर आप एक डिस्टिंग्विश जूरिस्ट हों, लॉ के एक्सपर्ट हों। किसके ओपिनियन में? प्रेसिडेंट के ओपिनियन में। तो आप क्या बन जाएंगे? जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो या तो हाई कोर्ट के 5 साल के कम से कम जज रहो, या हाई कोर्ट में ही कम से कम 10 साल का आप एडवोकेट प्रैक्टिस कर लो, या जो है आप लॉ के एक्सपर्ट रहो, प्रोफेसर वगैरह रहो। किसके निगाह में? प्रेसिडेंट की निगाह में आप बन जाओगे सुप्रीम कोर्ट के जज। अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेज, इनको अपॉइंट कौन करता है? मैंने ऊपर देखा, हम लोगों ने ऊपर देखा, प्रेसिडेंट। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI इज अपॉइंटेड बाय बेस्ड ऑन सीनियरिटी। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन अपॉइंट करता है? जो सिर्फ एक होते हैं इंडिया में, वो डिपेंड करता है सीनियरिटी पे। ठीक है। जो सबसे ज़्यादा सीनियर होगा, 34 जजेस में जो सबसे ज़्यादा सीनियर होगा वही बन जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अदर जजेस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर द कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड सीनियर जजेस। और जो जज इंक्लूड किए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट साहब। किसके कंसल्टेशन में? किससे राय मशवरा करके? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सीनियर जजेस जो हैं देश के। इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, द सुप्रीम कोर्ट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट बिकॉज, सबसे पहले काहे इंडिपेंडेंट है? जजेस हैव सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, दे कैन ओनली बी रिमूव बाय द इम्पीचमेंट। देखो, अगर आप एक जज हो और आपको लगता है आपके सामने कोई केस आ गया जिसमें जो है सरकार की, गवर्नमेंट की बहुत बड़ी गलती निकल के आ रही है, तो आपको डर लगेगा, यार अगर मैं इनके खिलाफ़ फैसला दे दिया तो हो सकता है कि मैं जज ना रह जाऊँ, मुझे हो सकता है हटा दिया जाए। लेकिन जो इंडिया में जो जजेस हैं, इनके पास एक सिक्योरिटी होती है कि 65 ईयर्स ऑफ एज तक तुमको कोई हटा नहीं सकता। हटा सकते हैं तो सिर्फ इम्पीचमेंट, और इम्पीचमेंट का प्रोसेस इतना लेंदी है और इतना कठिन है कि इम्पीचमेंट प्रोसेस कंप्लीट ही नहीं हो पाता है। तो ऐसे में जजेस को मालूम है कि भैया 65 साल तक तो मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ, कोई मुझे हटा ही नहीं सकता, पूरी सरकार मिल जाए नहीं हटा सकेगी, क्योंकि लोकसभा से हटा दोगे राज्यसभा क्या करोगे? हालांकि दूसरा मुद्दा है। तो बात यही है कि इनको सिक्योरिटी होता है अपने टेन्योर का, सिर्फ हटाए जा सकते हैं इम्पीचमेंट के द्वारा। सैलरीज कैन नॉट बी रिड्यूस्ड, इनकी सैलरी फिक्स होती है। ये कोई भी फैसला कर लें, इनकी सैलरी फिक्स होती है। और इनको सैलरी कहाँ से मिलती है? ध्यान देना, इनको मिलती है सैलरी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से इनको सैलरी मिलती है। इनकी सैलरी भी नहीं घटा सकती सरकार कि मेरे खिलाफ फैसला दिया हो, चलो तुम्हारी सैलरी में घटा दिया, नहीं। जजेस आर अपॉइंटेड फॉर लाइफ टेन्योर अंटिल दे रिटायर एट 65 ईयर्स, 65 साल तक के लिए एकदम फिक्स। एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट कैन नॉट इंटरफेयर इन जुडिशियल डिसीजन, और जुडिशियल डिसीजन जो एक बार आ गया उसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर यानी एग्जीक्यूटिव इंटरफेयर नहीं कर सकती। इसीलिए जो है जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। जुडिक्शन एंड फंक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तो पहला है ओरिजिनल जुडिक्शन, हियर्स केसेस डायरेक्टली विदाउट गोइंग थ्रू लोअर कोर्ट्स। ओरिजिनल जुडिक्शन मतलब क्या हुआ? ऐसे मामले जो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट लाए जाएं, बिना हाई कोर्ट के, बिना लोअर कोर्ट के, सीधा मामले कहाँ हैं? सुप्रीम कोर्ट। तो ऐसे केसेस क्या होते हैं? ओरिजिनल जुडिक्शन, इनके पास होता है पावर। और ऐसे केसेस कौन से होते हैं? जैसे सेंटर वर्सेस स्टेट, मान लो कि यूपी का अपना कुछ विवाद है सेंटर के साथ, तो ऐसे मामले सीधा कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट। दो राज्य आपस में लड़ाई कर रहे हैं किसी मुद्दे को लेके, ऐसे मामले कहाँ जाएंगे? सीधा सुप्रीम कोर्ट। द सेंटर एंड सिटीजन फंडामेंटल राइट रिलेटेड, यानी कोई एक नागरिक, कोई पर्सन, सीधा उसका जो है लड़ाई चल रहा है किसी सेंटर से,
सीधा इंडिया लेवल लड़ाई चल रहा है। वैसे केसेस डायरेक्टली कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट। और ये होता है ओरिजिनल जुडिक्शन। अपीलिएट जुडिक्शन यानी अपील करके जो है अगेंस्ट हाई कोर्ट डिसीजन आप भी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। मान लो हाई कोर्ट में डिसीजन आया और आप उस डिसीजन से संतुष्ट नहीं हैं तो आप कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट। तो एक ऐसा पावर हुआ, अपीलिएट जुडिक्शन हुआ। कैन रिव्यू केसेस रिलेटेड टू सिविल, क्रिमिनल और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स। एडवाइजरी जुडिक्शन, अगर प्रेसिडेंट चाहे, नाम से क्लियर है एडवाइजरी, अगर प्रेसिडेंट चाहें तो लीगल एडवाइस के लिए जो है ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स ये बात कर सकते हैं प्रेसिडेंट जी किससे? सुप्रीम कोर्ट से। ठीक है। और इनकी कैसी पावर हुआ? एडवाइजरी जुडिक्शन। द सुप्रीम कोर्ट गिव एडवाइस बट इट इज़ नॉट बाइंडिंग। सुप्रीम कोर्ट एडवाइस तो करेगा प्रेसिडेंट को जब इनसे एडवाइस लेंगे इस लीगल मैटर पे, लेकिन बाइंडिंग नहीं है कि प्रेसिडेंट को उसको मानना ही पड़ेगा। ठीक है, एडवाइस ले सकते हो, मानना ना मानना प्रेसिडेंट के हाथ में है। रिवाइजरी जुडिक्शन, रिवाइज, तो सुप्रीम कोर्ट कैन रिव्यू इट्स ओन जजमेंट इफ़ एन एरर इज़ फाउंड, यानी कि अपने पुराने जजमेंट को भी ये रिव्यू कर सकता है अगर इनको लगता है उसमें कुछ गलती हुई है। ठीक। जुडिशियल रिव्यू, इट कैन डिक्लेयर लॉज अनकॉन्स्टिट्यूशनल इफ़ दे वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, कानून कौन बनाता है? पार्लियामेंट। मान लो कोई पार्लियामेंट में कोई ऐसा कानून बना जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जो असंवैधानिक है, तो ऐसे कानून को जो है ये लोग डिक्लेयर कर सकते हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, अगर वो वायलेट करता है किसको? कॉन्स्टिट्यूशन को। तो ये कौन से पावर में आएगा? जुडिशियल रिव्यू। इंश्योर दैट द गवर्नमेंट डज नॉट मिसयूज पावर, उससे क्या इंश्योर होता है कि जो सरकार है भले वो सुप्रीम है लेकिन वो अपनी पावर का मिसयूज नहीं कर सकती, कोई भी ऐसे कानून नहीं बना सकती है जिससे लोगों को नुकसान हो, क्योंकि उनके हेल्प के लिए कौन बैठा है? सुप्रीम कोर्ट। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, इट्स जजमेंट आर यूज्ड एज रेफरेंस बाय लोअर कोर्ट, यानी लोअर कोर्ट जो है इनके रिकॉर्ड्स को जो है यूज करते हैं एज अ रेफरेंस। जैसे मान लो हाई कोर्ट में कोई मुकदमा चल रहा है तो यूज करेंगे कि भैया देखो सुप्रीम कोर्ट में सन 2003 में ऐसे एक केस था, उसमें ऐसा फैसला दिया था उस समय के जज ने, तो एज अ रेफरेंस लोअर कोर्ट्स इनके फैसले इसको एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड यूज कर सकती है। द सुप्रीम कोर्ट कैन आल्सो पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए भी जो है पनिश कर सकती है। इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स एंड रिट्स, तो फंडामेंटल राइट, अगर फंडामेंटल राइट यानी हमारे जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं अगर वायलेट होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट रिट इशू कर सकता है, आदेश इशू कर सकता है। तो इसमें सबसे पहला है हैबियस कॉर्पस, दूसरा है मैंडेमस, प्रोहिबिशन है, सर्टियोरारी है, कोवरेंटो है। ध्यान बस इतना देना है, इतना पूछता है कि कोई भी 2 रिट का नाम लिख दो तो आप कोई भी 2 रिट चूज़ कर सकते हो। याद करने का तरीका मैंने कई बार बताया है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हैव, क्वेश्चंस। पी से प्रोहिबिशन, सी से सर्टियोरारी, एम से मैंडेमस, एच से हैबियस कॉर्पस, क्यों से कोवरेंटो। हैबियस कॉर्पस ध्यान दे लो, जैसे किसी आदमी को जो है गलत तरीके से डिटेन कर लिया जाता है, उठा लिया जाता है, तो उस आदमी को छुड़ाने के लिए हैबियस कॉर्पस जो है इशू किया जाता है। कौन इशू करता है इसको? सुप्रीम कोर्ट इशू करता है इसको अंडर आर्टिकल 32। हाई कोर्ट भी इशू कर सकता है रिट्स को अंडर आर्टिकल 226। दोनों आर्टिकल ध्यान देना, सुप्रीम कोर्ट 32, हाई कोर्ट 226। अब हाई कोर्ट समझते हैं। हर एक स्टेट के पास, हर एक राज्य के पास अपना एक हाई कोर्ट होता है और एक राज्य का सबसे हाईएस्ट कोर्ट होता है हाई कोर्ट। देश का हाईएस्ट कोर्ट होता है सुप्रीम कोर्ट। सम स्टेट्स, कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो हाई कोर्ट को शेयर करते हैं, जैसे पंजाब और हरियाणा, इन लोग का हाई कोर्ट जो है शेयर में है। कंपोजिशन ऑफ द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट होते हैं चीफ जस्टिस और अदर जजेस होते हैं, और नंबर कौन डिसाइड करता है यहाँ पर? प्रेसिडेंट। क्वालिफिकेशंस ऑफ जजेस, सिटीजन ऑफ इंडिया, हैव बीन अ जज इन सब ऑर्डिनेट कोर्ट, यानी छोटे कोर्ट्स में कम से कम जो है जज रहें 10 साल तक, या फिर ये एडवोकेट रहें कहाँ की? हाई कोर्ट के, कम से कम 10 साल तक। दोनों में से कोई एक क्वालिफिकेशंस हैं, तो आपकी उम्मीद है कि आप हाई कोर्ट जज बन जाएंगे। अपॉइंटमेंट ऑफ जज, जज को अपॉइंट कौन करता है? हम लोग ऊपर देखें प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं जजेस को। द चीफ जस्टिस इज अपॉइंटेड आफ्टर कंसल्टिंग द गवर्नर एंड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और किसी भी हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। किन से बातचीत करके? उस स्टेट के गवर्नर से बातचीत करके और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से बातचीत करके। जुडिक्शन एंड फंक्शन ऑफ द हाई कोर्ट, तो इनका भी वही है, ओरिजिनल जुडिक्शन, यानी डायरेक्टली कुछ केसेस जो इनके पास भी आ सकते हैं, जैसे स्टेट गवर्नमेंट और फंडामेंटल राइट से रिलेटेड मैटर हो तो डायरेक्टली वो सब हाई कोर्ट आ सकते हैं। जैसे डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे तो वैसे ही हाई कोर्ट भी आ सकते हैं, और ऐसे इसको बोलते हैं ओरिजिनल जुडिक्शन। पहली बार ही लाया जाता है, पहली बार में ही लाया जाता है।
अपीलिएट, यहाँ भी अपील करके लोअर कोर्ट्स के डिसीजन से अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप हाई कोर्ट में क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं, सिविल मैटर हो चाहे क्रिमिनल मैटर हो। रिवाइजरी जुडिक्शन, वही सेम चीज़, कैन रिव्यू डिसीजंस ऑफ लोअर कोर्ट्स इफ़ एन एरर इज़ फाउंड। ठीक है। जुडिशियल रिव्यू, डिक्लेयर स्टेट लॉज अनकॉन्स्टिट्यूशनल इफ़ दे वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी स्टेट जो कानून बनाता है, पार्लियामेंट जो कानून बनाएगा उसको हाई कोर्ट मुश्किल है कि उसको जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर पाए, लेकिन स्टेट लॉ को ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर सकते हैं अगर वो वायलेट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को अंडर द जुडिशियल रिव्यू। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, इट्स डिसीजन आर बेंडिंग ऑन लोअर कोर्ट्स, यानी कि अगर जो भी डिसीजन लेते हैं वो लोअर कोर्ट्स को मानना पड़ेगा, और पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, नहीं मानते हैं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट एंड रिट्स, यही होता है बेटा जो इन्फोर्स करता है फंडामेंटल राइट्स और रिट्स को। मैंने बताया था हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस वगैरह, और इस रिट्स को ये लोग इन्फोर्स करते हैं हाई कोर्ट्स अंडर आर्टिकल 226, सुप्रीम कोर्ट करता है अंडर आर्टिकल 32। सुप्रीम कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स वर्क अंडर द हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट के अंडर हर एक डिस्ट्रिक्ट में होते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, लोअर कोर्ट्स। टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, दो कोर्ट होते हैं, कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज और सेशन कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट जज जो होते हैं वो सिविल मैटर देखते हैं। सिविल मैटर मतलब प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, कॉन्ट्रैक्ट वायलेशन, ठीक है। सेशन कोर्ट्स जो होते हैं क्रिमिनल केसेस देखते हैं, जैसे मर्डर, थेफ्ट, सीरियस क्राइम, ठीक है। ये चाहें तो सीवियर पनिशमेंट दे सकते हैं, यहाँ तक कि डेथ सेंटेंस भी सुना सकते हैं या मौत की सज़ा, लेकिन हाई कोर्ट को उसमें अप्रूवल लगेगा। तो बात समझ में आई। जो लोअर कोर्ट्स होते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, वो दो हिस्सों में बटे हुए हैं। जो एक डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, ये कौन से मैटर देखते हैं, सिविल केसेस, सिविल केस मतलब वही ज़मीन वमीन वाला मैटर। दूसरे होते हैं सेशन कोर्ट्स, सेशन कोर्ट्स देखते हैं क्रिमिनल केसेस, क्राइम केसेस, तो चाहें तो किसी को मौत की सज़ा सुना सकते हैं, लेकिन हाई कोर्ट की अप्रूवल के बाद, ठीक है। क्वेश्चन बनेगा कि हाईएस्ट कोर्ट फॉर द सिविल केसेस इन अ डिस्ट्रिक्ट, सो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर सिविल कोर्ट। क्वेश्चन बनेगा हाईएस्ट कोर्ट फॉर द क्राइम क्रिमिनल केसेस इन द डिस्ट्रिक्ट, तो सेशन कोर्ट। डिस्टिंक्शन बिटवीन कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज एंड सेशन कोर्ट, तो वही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सिविल केसेस देखेगा, ये क्रिमिनल केसेस देखेंगे। ये हेड किया जाता है डिस्ट्रिक्ट जज के द्वारा, ये हेड किया जाता है सेशन जज के द्वारा। इसके हेड होते हैं, इसके मुखिया होते हैं डिस्ट्रिक्ट जज, इसके होते हैं सेशन जज, ठीक है। ये डिस्प्यूट, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट का डिस्प्यूट हो गया, तो वो सब मैटर देखते हैं। ये देखते हैं क्राइम जैसे मर्डर, रॉबरी वगैरह। लोक अदालत, क्वेश्चन इससे बनता है कि लोक अदालत के फ़ायदे क्या हैं। लोक अदालत का मतलब होता है पीपल्स कोर्ट, लोगों की कोर्ट। ये स्पेशल कोर्ट्स होते हैं, ये सेटल करते हैं डिस्प्यूट्स को जल्दी से और सस्ते में। तो इनका अगर पूछे कि इनका फ़ायदा क्या है, तो ये लिख सकते हो आप कि सेटल डिस्प्यूट क्विकली, क्विक जस्टिस, जल्दी न्याय मिल जाता है, और चीप, सस्ते मिल जाता है। एंड दे वर इंट्रोड्यूस टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ केस ऑन रेगुलर कोर्ट्स। हमारे जो रेगुलर जो कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट हो गए, सुप्रीम कोर्ट हो गए, सब बहुत बर्डन है, तो इनके बर्डन्स, इनके काम को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए लोक अदालत है हमारे पास। एडवांटेज ऑफ लोक अदालत, तो एडवांटेज जरूर पूछता है ये। तो क्विक जस्टिस, जल्दी न्याय मिल जाता है, ऑन द स्पॉट न्याय मिलता है। लो कॉस्ट, कोई फीस वगैरह नहीं लगती, तो बहुत अफोर्डेबल है ये। लेस फॉर्मेलिटी, इसमें ज़्यादा पेपर वर्क, दुनिया भर की चीज़ें नहीं होती हैं, तो फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती हैं। म्यूचुअल एग्रीमेंट, और हाँ, इसका जो मेन मोटो है वो म्यूचुअल एग्रीमेंट है, यानी जो दोनों पार्टी होंगी, जो ए और बी जो लड़ाई कर रही थी, वो दोनों जब एग्री कर जाएंगे उस डिसीजन पे तभी बात होगी। इसमें किसी की सज़ा नहीं सुनाई जाती है, इसमें एग्रीमेंट होता है। और बिंडिंग डिसीजन, और इसमें जो डिसीजन आता है वो फाइनल होता है, और आप उसको जो है अपील नहीं कर सकते कि चलो मैं अब यहाँ सेटिस्फाइड नहीं हूँ, चलो मैं अब हाई कोर्ट अपील करूँगा, नहीं। जो फैसला हो गया वो अब आपको मानना पड़ेगा। तो ये था आपका जो है पूरा सिविक्स क्लास 10th ICSE बोर्ड का। होप आप लोग यहाँ तक पहुँचे होंगे, आप लोग पूरा सेशन देखे होंगे और आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी काफ़ी हद तक। फिर भी अगर कहीं कुछ डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में फ्रीली पूछ सकते हो। और उसके अलावा जो मैंने PYQ सॉल्व किए हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के, या PM वाले चैप्टर के, या प्रेसिडेंट चैप्टर के, आप लोग जाके चैनल में उसको देख सकते हो, समझ सकते हो कि क्वेश्चंस किस प्रकार पूछे जाते हैं। अगर आप इस वीडियो को देख लो और अगर आप वो चीज़ ख़त्म कर लेते हो तो फिर मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट बचेगा। ओके, तो चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर सिविक्स वन पर्टिकुलर एग्ज़ाम।